हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं मोटिवेशन से। आज जो आज का मोटिवेशन जो है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल क्या होता है? मीठा होता है। तो याद रखिएगा कि जब हम एक पेड़ को उगाते हैं तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है, शुरू में पानी डालना पड़ता है, उसमें धूप लगाना पड़ता है ताकि उसका जड़ जो है मजबूत हो जाए। जब जड़ मजबूत होता है तो वही पेड़ बड़ा होकर हमको अच्छा फल देता है। ताकि अच्छा फल देता है तो उसका फल जो है मीठा लगता है कि नहीं लगता है? ठीक उसी तरह हमारा जीवन है। जीवन में आपको कुछ करना है। जब आप स्टूडेंट हैं तो देर रात तक पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई इतना कीजिए कि ताकि किताब जवाब कि बस अब हमको तुम मत पढ़ो। ठीक है? तो शुरुआत में तो आपको माने कठिन लगेगा ही, लेकिन ये जब कर लीजिएगा तो आपको इतना जीवन आसान हो जाएगा जीना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए, कुछ नौकरी का फॉर्म भी आया है तो उसको हम बता देते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तो देखिए, यूपी पुलिस का कांस्टेबल का 32,679 उनासी जो है पोस्ट निकला हुआ है। आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। ये क्लास 12 पे भरा रहा है। दूसरा है रेलवे ग्रुप डी का बहाली आया है 22,000। बहुत बड़ा माने इसी में आया है पोस्ट में। अगर ये भी फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर लीजिए। एक आया है यूपी में लेखपाल का, ये बढ़िया नौकरी है लेखपाल का। इसमें देखिए, इसमें भी 8,000 लगभग, मतलब कि 79-94 जो है वैकेंसी आया है। नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। एक लास्ट है आपको इंडियन आर्मी का एसएससी टेक्निकल। ये भी फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट तक इंतज़ार मत कीजिए। साइट मतलब कि मान लीजिए कि भाग गया तो क्या कीजिएगा। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है नंबर 1। हु विल बी द चीफ गेस्ट एट इंडियन 77 रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेशन ऑन द जनवरी 26। याद रखिएगा, जो कि हमारे जनवरी 2026 को जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो दो आदमी हैं अतिथि, जो हैं अतिथि देवो भव, हम लोग अतिथि के देवता के रूप में मानते हैं भारत में। तो एक याद रखिएगा, इतना बड़ा नाम मत याद रखिएगा। एक लेन याद रखिएगा, एक कोस्टा याद रखिएगा। एक एक कोस्टा और एक लेन, ये दोनों हैं यूरोप के रहने वाले। और इनको हम लोग आमंत्रित किए, इनको हम लोग बुलाए हैं और ये लोग आने के लिए तैयार हो गए हैं। अब देखिए, ये लोग जब हमारे देश में आएंगे तो बहुत फ़ायदा है। देखिए, मुख्य बात यहाँ लिख दिए हैं, आपको पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। ये है कि ये लोग आते हैं तो भारत में जो है ये रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, ये सहयोग का है बढ़ेगा। और ख़ासकर फ्री ट्रेड जो है एग्रीमेंट पर बात होगा। फ्री ट्रेड डील क्या होता है? ट्रेड डील हम बताते हैं। मान लीजिए कि आपका सामान जो है अमेरिका में जा रहा है। देखिए, अमेरिका अभी माने 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है भारत पर, लेकिन ये गलत बात है। तो अमेरिका में मेरा सामान, मान लीजिए चावल गया तो वहाँ पर टैरिफ लगा दिए है 50%। माने कह रहा है कि 50 रुपये के सामान जो है, अगर हमको अमेरिका में देना है तो 50 रुपये के यहाँ तो सामान जाएगा ही, वो 50 रुपया और टैरिफ लगा देगा, तो वो चावल की कीमत हो जाएगा 100 रुपया। और वही चावल दूसरे देश से आ रहा है 50 रुपये में, और उसमें मतलब कि उसमें टैरिफ नहीं लगा रहा है, तो वो ये मार्केट में 50 रुपये में बिचाएगा। और आपका जो मार्केट में जो चावल बिचाएगा वो 150 रुपये में बिचाएगा। यानी आपको महंगा पड़ेगा कि नहीं महंगा पड़ेगा? तो महंगा चावल पड़ेगा तो समझिए कि आपका जो सामान है उस देश में बिचाएगा? नहीं बिचाएगा। तो जब नहीं बिचाएगा तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सब देश से मिल-जुल कर रहना अच्छी बात है, क्योंकि सब देश से मिलकर नहीं रहेंगे तो देश जो है हमारा आगे ग्रोथ नहीं करेगा। तो देश को आगे बढ़ाना है तो सब देश को मिला-जुला कर लेके चलना पड़ता है। ठीक है? तो याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, दक्षिणी ध्रुव पर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा है? याद रखिएगा,
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा है? तो याद रखिएगा ये काम्या कार्तिकेयन, याद रखिएगा काम्या कार्तिकेयन जो है मोस्ट वीवीआई है। ये 18 वर्ष की उम्र पर है, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, चढ़ गई है। तो दक्षिणी ध्रुव से बहुत सारे सवाल आता है, तो जो हम लिख दिए हैं याद रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव से जो है सवाल जो है एक आ सकता है, बताइए कौन सा ऐसा शहर है जो दक्षिणी ध्रुव पर है? कौन ऐसा शहर है जो दक्षिणी ध्रुव कौन ऐसा शहर है जो दक्षिणी ध्रुव के सबसे नज़दीक है? तो याद रखिएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है दक्षिणी ध्रुव के सबसे नज़दीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन आपको है ये क्या है, आया हुआ है। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है क्या है, ये आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, आया हुआ है कन्याकुमारी। याद रखिएगा कन्याकुमारी जो है ये क्वेश्चन क्या है, आया हुआ है। ये है कन्याकुमारी। अच्छा कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। याद रखिएगा कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी दोनों में आया हुआ है। तो और मान लीजिए ये नहीं पूछकर ये पूछा दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री का होता है? तो आपको बता दीजिएगा 90 डिग्री का होता है। दक्षिणी ध्रुव जो होता है 90 डिग्री होता है। अच्छा ये किस महाद्वीप के केंद्र है? तो याद रखिएगा ये अंटार्कटिका महाद्वीप के केंद्र है। ये कौन सा महाद्वीप का केंद्र है? अंटार्कटिका। और महाद्वीप की संख्या कितनी है? कल का हम वीडियो में बताए हैं महाद्वीप जो है 7 गो है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको बताया है एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और दूसरा जो है अफ्रीका है। याद रखिएगा दूसरा जो महाद्वीप है अफ्रीका है। तीसरा जो है उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका है। चौथा जो है दक्षिणी अमेरिका है, चौथा जो है दक्षिणी अमेरिका है। याद रखिएगा। पांचवा जो है अंटार्कटिका है। पांचवा जो है अंटार्कटिका है। छठवा जो है यूरोप है। छठवा क्या है? यूरोप है, ये हम कल बता चुके हैं। सातवां जो है आपको ऑस्ट्रेलिया है। तो भारत किस महाद्वीप में आता है? तो भारत जो आता है आपको आपको ये किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। तो ये उत्तरी ध्रुव पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए कि ये हम क्या क्या बता दिए, दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ने वाला दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ने वाली कन्या है जो अभी जो है मैंने अभी फिलहाल चढ़ी हुई है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहला बार जो दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था? याद रखिएगा रुवाल्ड रुवाल्ड अमुंडसन। याद रखिए रुवाल्ड जो है दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ने वाले दक्षिणी ध्रुव का खोज करने वाले व्यक्ति थे। कौन? रुवाल्ड। ये कब खोज किए थे? 14 दिसंबर 1911 याद रखिएगा 1911 को खोज किए थे। कौन? रोनाल्ड। कौन? दक्षिणी ध्रुव का। अगर मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव का ना पूछकर ये पूछ सकता है कि उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था? तो उत्तरी ध्रुव का जो खोज किया था तो रॉबर्ट पियरी। कौन था? तो रॉबर्ट पियरी। ये कब किए थे? 1909 में। ये क्वेश्चन आ सकता है दक्षिणी ध्रुव को खोज किसने किया था और उत्तरी ध्रुव को खोज किसने किया था? तो उत्तरी ध्रुव का ये रॉबर्ट पियरी कैसे याद रखिएगा, जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो शरीर धूप पड़ेगा, तो शरीर पर जब धूप पड़ेगा तो पियर होगा कि नहीं होगा? तो याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव पर और रॉबर्ट पियरी। और दक्षिणी ध्रुव पर जो है रुआल्ड को कैसे याद रखिएगा? दक्षिणी ध्रुव पर यानी हम जब दक्षिण ध्रुव पे आएंगे, यानी जब बर्फ में आएंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, यानी ओल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओल्ड माने बूढ़ा हो जाएगा। याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ने वाला दक्षिणी ध्रुव का प्रथम खोज करने वाला व्यक्ति तो रुवाल्ड। और उत्तरी ध्रुव पर पियरी। तो रुवाल्ड और पियरी आपको याद होगा। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव ये है, आपको ये मैप में दिखा रहे हैं, ये दक्षिणी ध्रुव है जो अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो यहीं पर जो है काम्या मैंने फर्स्ट बार में ये दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ाई की हुई है सबसे कम उम्र में। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। तीसरा इंग्लिश मीडियम में है। केरल केरल के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली किस दुर्लभ मेढक प्रजाति को हाल ही में शोधकर्ताओं ने विलुप्त होने का कगार पर बताया है? याद रखिएगा ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। केरल के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाले किस दुर्लभ जो मेढक है वो विलुप्त हो रहा है। विलुप्त क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी लोग पेड़ काट रहे हैं। जब पेड़ काट रहे हैं तो एनवायरनमेंट यहाँ जो है ख़राब होगा। जब खराब होगा तो जीव जंतु जो है मर जाएगा। आप देखिए शहर में क्यों नहीं चिड़िया है, गांव में चिड़िया रहती है। सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे चूँ 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 करती रहती है।
और वही हमारे शहर में देखिए तो एको पक्षी दिखाई देता है? नहीं देता है। कारण है कि यहाँ पर जो वातावरण है बहुत गर्म है। वातावरण गर्म होने के कारण सभी पक्षी जो है मर जाती है, ठीक है? और वही हमारे गाँव में जो है जो है चिड़िया जो है वहाँ पर नहीं मरती है, वातावरण वहाँ पर ठंडा रहता है, इसी कारण वहाँ पर जो पक्षी जो है ज़िंदा रहती है। तो याद रखिएगा ये जो कौन-सा ये मेढक है, जो विलुप्त होने के कगार पे है, तो याद रखिएगा गैलेक्सी फ्रॉग, याद रखिएगा कौन-सा? गैलेक्सी फ्रॉग जो है, ये विलुप्त होने के कगार पर है। अब ये क्वेश्चन आप पूछ कर केरल से ये पूछ सकता है, केरल की राजधानी बताइए तो तिरुवनंतपुरम बता दीजिएगा। इसका स्थापना जो है 1956 में हुआ था। केरल के और क्या नाम से बोलते हैं? ईश्वर का अपना देश। ये केरल को क्या बोलते हैं? ईश्वर का अपना देश। और वही कल बताए थे राजस्थान का उपनाम क्या है? तो राजपूताना, जो कि वहाँ राजाओं का क्या था? खान था। तो ये भी नहीं पूछेगा। आधिकारिक भाषा पूछेगा तो मलयालम का बताइएगा, मलयालम बताइएगा। और यहाँ के राज्यपाल पूछिएगा तो बताइएगा राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। राजेंद्र विश्वनाथ जो आलेंकर हैं ये कहाँ के हैं? ये जो है केरल के राज्यपाल हैं, राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री पूछेगा कि बताइए केरल का मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है। और ये मसालों का राज किसको कहा जाता है? मसालों का राज केरल को कहा जाता है। यहीं पर वास्को डी गामा आया था, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा रोग जहाँ से वायरस जो है भारत में कहाँ से होना शुरू होता है? तो केरल से होता है। साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। और अभी हाल ही में मिजोरम भी बना हुआ है, याद रखिएगा। और केरल से मसाला के राज्य हम बता दिए, यहाँ के राज्यपाल बता दिए, यहाँ के भाषा जो है मलयालम है आता है, उपनाम भी बता दिए। ये कब स्थापना हुआ है? 1956 में, ये भी बता दिए। यह कंसेप्ट याद रखिएगा। चलिए हम मैप में दिखाते हैं कि इसमें केरल है कहाँ। देखिए यहाँ पर ये साउथ में आता है केरल। यहाँ पर देखिए साइड में केरल है। यहाँ पर टीपू सुल्तान, यहाँ नाम सुने होंगे जब हम पढ़ाएंगे इतिहास, तो टीपू सुल्तान के बाद बताएंगे। यही केरल जो है ये यहाँ पर मतलब कि हैदर अली के बेटा थे टीपू सुल्तान। यहाँ पर क्या किए थे? मैंने लड़ाई भयंकर हुआ था। जब वो सब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लंबा चल जाएगा क्लास। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर यहाँ पर देख लीजिए। 4 नंबर ये है कि जस्टिस मिशन 2025 क्या है? जस्टिस मिशन 2025 क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? जस्टिस जो है मिशन 2025 क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो याद रखिएगा ये चीन द्वारा ताइवान के आसपास किया गया एक बड़े पैमाने का अंतर से सेवा सैन्य अभ्यास है। याद रखिएगा ये जो है न चीन बड़ी तेज है। जस्टिस मिशन 2025 का नाम रखा है। ये जो है आपको चीन द्वारा ताइवान के आसपास किया गया ये क्या है? बड़े बड़े पैमाने के अंतर सैन्य अभ्यास है, जो कि याद रखिएगा ये क्या काम किए हैं चीन वाले ने। ये आपको याद रखिएगा ये किसको घेरने का काम किया? अभ्यास किए। ये अभ्यास मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब क्या होता है? मतलब कि सेना जो है अपना जो है बल अपना दिखाती है, ताकि वे क्या हो, मतलब कि हम इतना बड़ा शक्तिशाली हैं। तो याद रखिएगा ये आपको ये कौन सा चीन द्वारा ताइवान के आसपास किया गया ये क्या है? किया गया एक बड़े पैमाने पर अंतर से सेवा सैन्य अभ्यास है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चीन का बताइए। थाईलैंड, यहाँ पर देखिए मुख्य बिंदु बताइए कि चीन ने थाईलैंड के चारों ओर संयुक्त जो सैन्य अभ्यास किया, जिसे जस्टिस मिशन 2025 का नाम दिया, ठीक है। अच्छा, चीन की राजधानी पूछ सकता है तो बता दीजिएगा बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है। अगर यहाँ से मुद्रा पूछेगा तो रेन मी मिन बी, याद रखिएगा रेन मिन बी है चीन की जो मुद्रा पूछेगा, ये आता है एग्जाम में। चीन की मुद्रा क्या है बता दीजिए। तो रेन मिन बी, ये रीजनिंगों को पार्ट में दे देगा। बताइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस विषय के रूप में घोषित किया है? भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस विषय के रूप में घोषित किया है? तो याद रखिएगा ये भारतीय सेना ने ये किया है नेटवर्किंग और डेटा सेट्रिसिटी का वर्ष। याद रखिएगा ये भारतीय सेना जो है हमारे जो भारतीय सेना 2026 को किस विषय के रूप में घोषित किया है? तो याद रखिएगा ये जो किए हैं आपको क्या किए हैं? ये हैं
नेटवर्किंग और डेटा से सेंट्रिसिटी का वर्थ याद रखिएगा। ये नेटवर्किंग डेटा सेटिंग क्या है, ये नेटवर्किंग डेटा सेटिंग क्या है, भारतीय सेना ने भविष्य में युद्ध क्षेत्र की चुनौती को ध्यान में रखते हुए ये क्या किए हैं, मैंने वे घोषित किए हैं कि अगर मान लीजिए भविष्य में कभी लड़ाई हो गया तो ये नेटवर्किंग और डेटा से ही होगा। और नेटवर्किंग डेटा अगर मान लीजिए जो भारतीय सेना है, मान लीजिए कि डेटा सब खत्म कर दिया जाएगा तो बहुत कुछ मतलब कि क्या हो जाएगा, मतलब कि सब विलुप्त होने के कगार पर लग जाएगा। तो याद रखिएगा भविष्य में जब भी लड़ाई होगा तो इसी का पहले लड़ाई होगा। ठीक है, तो ये भारतीय सेना ने क्या किए हैं, घोषित कर दिए हैं। चलिए भारतीय सेना के बारे में जब बात हो ही गया है तो बताइए भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है, उपेंद्र द्विवेदी हैं। अच्छा उपेंद्र द्विवेदी कैसे याद रखिएगा, थल सेना यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इसको कैसे याद रखिएगा उपेंद्र द्विवेदी, ये धरती पर रहेंगे। तो उपेंद्र द्विवेदी को 10 बार बोलिए, उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। याद हो गया। बताइए थल सेना के प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। और नौसेना के प्रमुख कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार। नौसेना जो है पानी में रहता है, तो दिनेश जी कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं और मछली के क्या करते हैं, पकड़ते रहते हैं। ये याद करने के लिए तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा है वायुसेना के जो है, वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा ये अमरप्रीत सिंह जो है वायुसेना के क्या है, ये प्रमुख है, चीफ ऑफ है, मार्शल है अमरप्रीत सिंह। याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि तीनों सेनाओं का जो है कौन सा होता है, तीनों सेनाओं का जो है आपका याद रखिएगा, तीनों सेनाओं का जो है आपको क्या है, तीनों सेनाओं को क्या बोलते हैं, CDS क्या बोलते हैं, CDS बोलते हैं। याद रखिए तीनों सेनाओं को क्या बोलते हैं, CDS बोलते हैं। जो अभी अनिल चौहान है, तीनों सेनाओं का मालिक को क्या बोलते हैं, CDS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CDS। CDS का याद रखिएगा। CDS के अभी कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी इसका अध्यक्ष कौन है, तो यानी जनरल अनिल चौहान। तो हम चार चीज़ बता दिए, मोस्ट भी यही क्वेश्चन है। बताइए थल सेना के अध्यक्ष पूछेगा तो उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना के पूछेगा तो दिनेश कुमार, और वायु सेना के पूछेगा तो अमरप्रीत सिंह। मरेंगे तो ऊपर जाएंगे, हवा में जाएंगे, वायु में जाएंगे, तो समझिए कि अमर हो जाएंगे। अमर हो जाएंगे तो अमरप्रीत सिंह, वायु सेना याद हो गया। और तीनों सेनाओं के जो है CDS जो है वहाँ का जो अध्यक्ष कौन है, तो ये अनिल चौहान। ये तीनों सेनाओं का मालिक है। तो ये अच्छा मान लीजिए कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बताइए तीनों सेनाओं का जो मालिक है अनिल चौहान, ये जो है ये क्या है, इसको माने CDS का जो भर्ती, ये CDS कैसे हम बन सकते हैं, तीनों सेनाओं का मालिक कैसे बनता है, UPSC एग्ज़ाम लेता है। और UPSC जो एग्ज़ाम लेता है वही डिसाइड करता है कि कौन आदमी क्या बने, CDS मतलब कि बन सकते हैं। और थल सेना दिवस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस अभी 15 जनवरी को। अब थल सेना के अध्यक्ष पूछ देगा तो स्टाफ पूछ देगा तो कौन बताइएगा, थल सेना धरती पर उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, वायु सेना दिवस पूछ देगा तो याद रखिएगा वायु सेना जो है आपको मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा 8 अक्टूबर को जो मनाया जाता है वायु सेना, अब बताइए कि वायुसेना जो है यहाँ वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अमरप्रीत सिंह, याद रखिएगा अमरप्रीत सिंह अभी बोले हैं ना। फिर नौसेना के पूछेगा तो दिनेश से है। नौसेना के जो है अध्यक्ष जो है दिनेश है। ये कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को। याद रखिएगा 4 दिसंबर। 15 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर। 10 बार बोलिए, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा हाल ही में भारत सौर सेल आशाकांक्षा के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा स्थापित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो याद रखिएगा 5वां देश जो है हमारा, जो है हमारा देश क्या है, बन गया है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए एक PDF को तैयार करने में और आपको ये क्लास जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, इसको कम मत समझिए, समझिए। और कितने हैं बच्चे कि लाइक करके डिसलाइक कर देते हैं, वो जीवन में डिसलाइक ही करते रहेंगे, कभी वो जीवन में आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं आपके सामने, और जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक लाइक देने से क्या जा रहा है, और लाइक सब्सक्राइब करने से कुछ मिलने वाला नहीं है।
क्योंकि हमको यहाँ से 1 रुपया मिलता नहीं है, आप ही को भला के लिए बोल रहे हैं। यूट्यूब खोजता है आपको लाइक सब्सक्राइब, जब लाइक सब्सक्राइब होगा तो आप आगे मतलब कि वीडियो जो है ग्रो होगा, हमको भी पढ़ाने में मन लगेगा और अच्छा कंटेंट लेके आएँगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हाल ही में किस देश के आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश, ये पागला है। ये बांग्लादेश को हमारी इंदिरा गांधी जो सरकार थी 1971 में पाकिस्तान से छुड़वाई, पाकिस्तान से आज़ाद करवाई, और आज़ाद करवाई तो ये एक देश बन गया। ठीक है, ये एक देश बन गया, आज ये हीरो बन रहा है। तो ये आईपीएल प्रसारण को क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखिएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ये है किस पूर्व विश्व विलियर्ड्स चैंपियन और भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच का हाल ही में निधन हो गया है? किस पूर्व विश्व विलियर्ड्स चैंपियनशिप चैंपियन और भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, ये हैं मनोज मनोज क्या है? कोठार, मनोज कोठार के जो है हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो निधन होने से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक ने 1 मिनट हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक ने, आप बताइएगा कि पेम्बा प्रभाव का समझाने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर आधारित जो है सिमुलेशन विकसित किया है। यह प्रभाव किस घटना से संबंधित है? हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक ने एम्पेम्बा प्रभाव का समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन विकसित किया है। यह प्रभाव किस घटना से क्या है? संबंधित है। याद रखिएगा, ये जो है आपको गर्म पानी के ठंडे पानी की तुलना में तेजी जमना, गर्म पानी जो है ठंडे पानी के जमने में तेजी जमना, ये सब खोज करते रहते हैं। जो अब देखिए 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर जो है, बताइए भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो याद रखिएगा गोवा जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा। अभी भी बता सकते हैं, गोवा जो है हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है। और गोवा जो है यहाँ पर कौन हमारे बताइए अंग्रेज ने कौन ऐसा जगह था जो कि वहाँ पर अपना अधिकार नहीं जमाया था? याद रखिएगा गोवा में पुर्तगाली थे लोग। ठीक है, सबसे लास्ट में आज़ाद कौन हुआ था? तो गोवा में काजू भी मिलता है, यहाँ पर काजू खाइए, मस्त रहिए। अब चलिए यहाँ से स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, जो कि क्वेश्चन में एग्जाम में बार बार आया है। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश जो है, हाँ ब्रिटिश, 1 मिनट कलर बदल दे रहे हैं। बताइए ब्रिटिश जो है भारत के किस अधिनियम ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो याद रखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम। चार्टर एक्ट क्या है? एक आपका रूल है, जैसे कि हमारे भारत में संविधान बना है ना, तो उस समय अंग्रेज जो बनाया था चार्टर एक्ट अधिनियम एक रूल है। ठीक है, इसके कारण जो है मतलब कि ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम के चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो याद रखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए पेरिस में शुरू हुए क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा वंदे मातरम के जो संपादक थे मैडम भिखाजी कामा थे। पेरिस में शुरू किए हुए क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम के संस्थापक कौन थे? तो मैडम भिखाजी कामा थे। कौन थे? मैडम भिखाजी क्या थे? कामा थे। आगे बताइएगा 1839 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा 1939 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वही करा रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, स्टैटिक जीके है। आगे बताइएगा
वायुमंडल जो है, वायुमंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान बढ़ने के घटना को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये क्या बोलते हैं? तापीय व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं? तापीय व्युत्क्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि भारत प्रथम प्रथम जो है संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है? याद रखिएगा, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ी जाती है? तो याद रखिएगा, ये 9वीं अनुसूची जो है क्या की जाती है? जोड़ी जाती है। ठीक है। आज जो है मिनरल, हम जब न्यूट्रिशन पढ़ा रहे थे, न्यूट्रिशन में हम आपको क्या क्या पढ़ा दिए हैं? तो याद रखिएगा, न्यूट्रिशन में हम पढ़ा दिए हैं आपको कार्बोहाइड्रेट बता दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद हम प्रोटीन पढ़ा दिए हैं, प्रोटीन के बाद पढ़ा दिए हैं फैट, फैट के बाद क्या पढ़ा है? कार्बोहाइड्रेट, हाँ, विटामिन। 4 चीज़ हम न्यूट्रिशन पढ़ा दिए हैं, जो कि न्यूट्रिशन में 7 वो है, जिसमें आज हम 5वां चीज़ स्टार्ट किए हैं। क्या क्या पढ़ा है? फिर से रिपीट कीजिए। फैट, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट और क्या? वासा। फैट बताइए दिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। बताइए, कमेंट कीजिए कि किस विटामिन के कारण हमारे रतौंधी रोग होता है? पहला ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बताइएगा, कमेंट में ज़रूर कीजिए। ठीक है, हम आपका वेट करेंगे और सही और गलत का हम आंसर ज़रूर जवाब देंगे। तो एगो विटामिन ए की कमी कौन सा रोग होता है? दूसरा ये बताइए, किस विटामिन के कारण जो है, जो कि बाल पकने लगता है? किस विटामिन की कमी के कारण बाल जो है पकने लगता है? 2 सवाल। तीसरा सवाल ये है, बताइए किस विटामिन के कारण जो है बाल बच्चा नहीं होता है? किस विटामिन की कमी के कारण बाल बच्चा नहीं होता है? पढ़ाए हुए हैं और क्वेश्चन सुनकर इग्नोर मत कीजिए, इसको कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कमेंट करने से आपको क्या होता है? याद रहेगा। तो चलिए, मिनरल जो है, मिनरल माने खनिज होता है, मिनरल जो है खनिज होता है। और यहाँ पर खनिज लवण पढ़ना है। खनिज लवण कैसे प्राप्त होता है? तो खाना खाते हैं उसमें प्राप्त होता है। वही अगर मान लीजिए कि अगर मिनरल में आपको मीन जो है, अगर हम मान लीजिए कि खुदाई उदाई करेंगे तो लोहा जो है, आयरन जो है, ये सब मिलेगा। तो लेकिन ये भोजन वाला है। ठीक है। तो मिनरल 2 प्रकार का होता है, इंग्लिश मीडियम वाला याद यहाँ पर लिखेंगे और हिंदी मीडियम के नीचे लिख दिए हैं। तो एगो मेजर मिनरल होता है। कौन सा मिनरल होता है? मेजर मिनरल्स होता है, एक ट्रेस मिनरल होता है। तो याद रखिए, कौन कौन मेजर होता है? एक मेजर मिनरल और एक ट्रेस मिनरल। और मेजर मिनरल में क्या क्या आता है? याद रखिएगा, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, क्लोराइड आता है, कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है। ठीक है। और एक होता है मैग्नीशियम आता है, सल्फर आता है। कुछ इशू आ गया था इसीलिए हट गया। तो मैग्नीशियम, सल्फर ये सब आता है क्या में? याद रखिएगा, मेजर मिनरल में आता है। अब ट्रेस मिनरल में क्या क्या आता है? ट्रेस मिनरल में याद रखिएगा, ट्रेस मिनरल जो है सबसे कम मात्रा में लिया जाता है। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सेलेनियम हो गया, आयोडीन हो गया। ये सब किस मिनरल में आता है? तो ट्रेस मिनरल में आता है। किस मिनरल में आता है? तो ट्रेस मिनरल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अब हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ लिखे हैं। अब मिनरल पूछेगा कि खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज लवण लिखेंगे 2 प्रकार का होता है। खनिज लवण जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है माइक्रो मिनरल्स। याद रखिएगा, एक माइक्रो मिनरल्स होता है। अब देखो, माइक्रो मिनरल्स के मतलब क्या होता है? ये वे खनिज है जिनके शरीर में हर दिन 100 मिलीग्राम या उससे अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। अगर माइक्रो मिनरल्स लेते हैं तो पर डे हमको 100 ग्राम क्या चाहिए? माइक्रो मिनरल्स, यानी 100 ग्राम पर बॉडी में होना चाहिए। अब याद रखिएगा, 100 ग्राम mg ग्राम, मिलीग्राम, 100 ग्राम नहीं, सॉरी, 100 मिलीग्राम हमको पर डे क्या चाहिए? बॉडी में चाहिए। तो 100 मिलीग्राम पर डे क्या हमको कहाँ से मिलेगा? कैल्शियम खाइएगा तो इसमें मिलेगा। कैल्शियम दूध में पाया जाता है, फास्फोरस प्याज में पाया जाता है, मैग्नीशियम सोडियम नमक में पाया जाता है, पोटेशियम सेव में पाया जाता है, क्लोराइड जो है, सल्फर, ये सब जो है हम पढ़ा चुके हैं। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए। हाँ, आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जो है हमारा जो है चैनल, बाबा मैथ विकास सर मारिएगा तो वहाँ पर आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। पर डे वहाँ पर वीडियो और पीडीएफ प्रोवाइड करा जाता है। चलिए, कार्य क्या है इसका? माइक्रो का कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, हड्डी को मजबूत बनाना, नसों और मांसपेशी का कार्य तरल समुच्चय बनाना, ये जो है इसका कार्य है। याद रखिएगा,
ट्रेस मिनरल, यानी दूसरा है ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल का मतलब क्या होता है, क्या होता है, ये वे खनिज है जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में यानी 100 ग्राम से भी कम आवश्यकता होती है, लेकिन भी उतना भी महत्वपूर्ण नहीं, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपको माइक्रो में था। ट्रेस मिनरल जो है आपको 100 मिलीग्राम से कम चाहिए, और माइक्रो जो है मिनरल जो है उसमें आपको 100 ग्राम से 100 मिलीग्राम से अधिक चाहिए। ठीक है, अब देखिए उदाहरण इसमें देख लीजिए, किस में मिलेगा आपको माइक्रो मिनरल, आयरन में, लोहा में, जिंक में, आयोडीन में है, ये सब ट्रेस में पाया जाता है, कॉपर में, मैग्नीशियम में, क्रोमियम में, और मोली ब्लेडम में, याद रखिएगा ये सब में का पाया जाता है। अब कार्य याद रखिए, कार्य क्या है, ये ऑक्सीजन का परिवहन, आयरन, हार्मोन बनाना, आयोडीन प्रतीक्षा, यह सब इसमें मजबूत करता है। याद रखिएगा ये हमारे शरीर को क्या करता है, देखिए ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन दोनों प्रकार के खनिजों की सही मात्रा में आवश्यकता होती है, जो हमें संतुलित आहार और जैसे डेयरी, सब्जी, फल, दाल, मांस ये जो है मिलता है। तो आज का वीडियो इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और आप जीवन में ज़रूर आगे बढ़िएगा, मेहनत रोज़ करिए, एक शेड्यूल बना लीजिए कि हमको इस टाइम पे पढ़ना है। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीवन।